हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार भी प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए नई योजनाएं लेकर आ रही है, जिसका मकसद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि जीवन यापन करने में उन्हें तकलीफ न हो। रिपोर्ट देखिए। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है। कोरोना सबसे बड़ी आपदा है। कोरोना संकट ने देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। लोगों के रोजगार छिन गए हैं और लोगों की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। यह आर्थिक पैकेज मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूरों, कर्मचारियों के साथ ही होटल और टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होगा। हरियाणा सरकार ने भी आत्मनिर्भर योजना पर काम शुरू कर दिया है और केंद्र के साथ मिलकर प्रदेश की जनता, खासकर गरीबों, मजदूरों की सहायता में लगी हुई है। केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने भी आत्मनिर्भर योजना के तहत गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके तहत छोटा काम धंधा शुरू करने के लिए 15,000 की राशि 2% ब्याज पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये लोन DRI स्कीम के तहत दिए जाएंगे, जिसमें बैंक 4% ब्याज लेते हैं। इसके 2% ब्याज की राशि का खर्च सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किए गए जो मुद्रा लोन है, उसमें भी शिशु लोन इस नाते से एक बहुत बड़ी राशि की जो घोषणा की गई है, उसमें शिशु योजना में 50,000 रुपए तक के लोन की राशि इसको बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल ये नहीं लिया जाएगा और लगभग 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए की कुल ऋण राशि ये हरियाणा सरकार बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। हमारे जो गरीब बंधु जो छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बैंकों के पास DRI की योजना है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें 15,000 रुपए तक का ऋण ये इन लोगों को मिलता है। 4% की ब्याज की राशि होती है। 4% की उसमें ब्याज की राशि में से 2% ब्याज की राशि हरियाणा प्रदेश देगा और इस ऋण को भी बैंकों के माध्यम से 3 लाख लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका भी जो गरीब लोग हैं, अपना छोटा मोटा जो काम है, बिजनेस है, उसको वो शुरू कर सकेंगे। संकट की इस घड़ी में सरकार प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रख रही है, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्ग। सरकार गरीबों को राशन दे रही है, उनके खाने का इंतजाम भी कर रही है। उनकी भी चिंता नहीं आने दी, हमने भूख में अंतर नहीं किया और इस प्रकार से सबकी सहायता की। और इस 2 महीने में किसी के भूखा न सोने देने और अंत्योदय के हमारे संकल्प को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क राशन भी निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे 3,70,925 परिवार हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं था। उनके लिए भी हमने डिस्ट्रेस्ड राशन टोकन अर्थात व्यथित राशन टोकन के माध्यम से निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया है। किसी की भी दैनिक जरूरतों की पूर्ति में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी हमने पिछले 3 महीने में
15,09,108 परिवारों को 636 करोड़ रुपए की राशि आर्थिक सहायता के नाते उपलब्ध करवाई है। ये राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। प्रति मास 4,000 रुपए से लेकर और 5,000 रुपए तक ये राशि उनको दी गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से घर घर जाकर डिस्ट्रेस राशन टोकन वितरित किए गए हैं ताकि जिनके पास राशन या बीपीएल कार्ड नहीं है उन्हें भी सरकार की तरफ से अनाज मिल सके। अब तक 11,70,000 लोगों को डिस्ट्रेस राशन टोकन वितरित किए जा चुके हैं। तब तक उन्होंने अभी फिलहाल एक फैसला किया है कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत ऐसे ही सारे देश में लोगों को सुविधा दी जाएगी। क्योंकि हमने पहले काम शुरू कर दिया था, इसीलिए हम भारतवर्ष में सबसे पहला राज्य है जहां इसके एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन का शुरू हो गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि हमें आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लेना है और हरियाणा सरकार उस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। चाहे वो गरीबों के लिए लोन देने की योजना हो या फिर उनकी सहायता करना, हरियाणा सरकार की स्कीम हर वर्ग के लोगों तक पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रदीप नरूला साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोमवीर आर्य जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और डॉक्टर शालिनी यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में सीमा गिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरू करेंगे योगेश जी आपके साथ। प्रधानमंत्री ने ख्वाब देखा, ख्वाब यकीनन अच्छा ख्वाब है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश के जो सबसे निचले पायदान पर लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है और 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई। अब क्या ये गेंद राज्य सरकारों के पाले में है कि वो कितना स्मार्टली इस पैसे को एलोकेट कर पाते हैं, कितना स्मार्टली और कितना फेयर तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ वो आखिरी आदमी जिस तक ये पहुंचने की आवश्यकता है उस तक पहुंचा पाते हैं। क्या ये अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में है? देखिए, ये ना एक स्मार्टली नया नारा है आत्मनिर्भर, जिसे महंगाई हटाओ के तर्ज पे शुरू किया जा रहा है। मतलब बेसिकली महंगाई मतलब वो गरीबी हटाओ का नारा है ये। तो गरीबी हटेगी कैसे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो गरीबी हट जाएगी। ये तो इसका बेसिक मतलब नाम तो इसका हश्र भी आप वही देख रहे हैं जो इंदिरा गांधी वाले 100%। अभी आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा सा। अब 20 लाख करोड़ का जहां तक ताल्लुक है, उनकी एलोकेशन को आप अलग अलग चेक कीजिए कि वो किस किस के लिए एलोकेट किए हैं। अब एलोकेशन में दो चीजें होती हैं, एक तो है कि आपको दे दिया और वापस नहीं लिया जाएगा, एक आपको बतौर लोन दिया जा रहा है। तो जो बतौर लोन दिया जा रहा है वो लोन तो ऑलरेडी कई जगह पे पास भी किया हुआ है, लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। रीजन इज कि आगे खरीदार नहीं है उनके पास, या वो अभी अपनी कंपनी को पूरी कैपेसिटी में चला नहीं पाएंगे, अभी नहीं चला पाएंगे। उसके भी कई रीजन है, क्योंकि पहले से ही मंदी की मार थी कोरोना से पहले उस टाइम पे, और उसके बाद की बातें अब और भी बुरी सिचुएशन होती जा रही है। तो उस बुरी सिचुएशन में लोन लेना या लोन लेके काम करना या लोन लेके अपने काम को आगे बढ़ाना, ये तीनों चारों चीजें जो है मुश्किल हैं। अब सबसे छोटे तबके की बात कर लेते हैं, ये थोड़े से बड़े तबके की हमने बात। अब छोटे तबके की बात ये है कि जैसे गुड़गांव के अंदर का ही छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं मैं, कि यहाँ पे रेडी वाले और लोग जो होते थे, ये लोग यहाँ पे अपना 10, 15, 20 हजार का जो जिक्र किया अभी मुख्यमंत्री जी ने, वो उसमें वही काम शुरू हो सकते हैं। लेकिन वो काम शुरू हो कैसे? वो काम तब शुरू हो जब एक क्लियर मार्केट हो और लोगों की एक परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े। परचेजिंग कैपेसिटी कैसे बढ़े? जब लोगों के पास पैसा हो। लोगों के पास पैसा कहां से आए? जब वो भी कहीं से कमा रहे हो। लेकिन आज के दिन तो रोटी की जो है वो नौबत आ गई है, जो कि सरकार की प्रायोरिटी है सबसे पहले, कि लोगों तक खाना मुहैया कराना, उनके पास खाने की व्यवस्था करना, जो कि सरकार लगी हुई है। और मैं उसको मान के चलता हूं कि ये एटलीस्ट हरियाणा में, मैं हूं, बाहर तो नहीं गया मैं, कि हरियाणा में ये व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है और मुझे यकीन है कि यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूखा सोएगा। ठीक है। अब काम जब तक नहीं होगा तब तक जो है परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी।
और परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर वो 18,000 20,000 के जो आप लोन करा रहे हैं या उसके ऊपर के लोन की बातें हैं, वो बाद की बातें हैं। फिलहाल एक अच्छा सपना है जो लोगों को देख के कुछ 2-1 महीने का जो कह रहे हैं पैकेज, अभी 2 महीने के बाद। लेकिन सर इसमें एक तर्क ये भी तो है कि जब तक आप ख्वाब देखेंगे नहीं, पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर सपना देख रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो पहले से क्यों नेगेटिव मान के चले कि ये सपना पूरा नहीं हो सकता? नहीं, मैं तो मान के चलता हूं। मोदी जी का मुझे पार्लियामेंट में दी हुई भाषण में एक कविता उन्होंने बोली थी, वो लाइनें मैं पूरी जनता को भी और आपको भी सुना देता हूं। उन्होंने कहा था कि जिंदगी क्या है, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। तो उनकी नजर में वो जिंदगी वही है, और जिंदगी वही है। डेफिनेटली ख्वाब तो लेने पड़ते हैं। ख्वाब लेने के बाद ही, जिसने हवाई जहाज बनाया था उसने भी एक सपना देखा था, लेकिन ये इतने बड़े ख्वाब या इतनी बड़ी चीजें नहीं है जिनके लिए हमें बहुत बड़ा विजन चाहिए, बहुत कुछ और चाहिए। इत्तेफाकन कुछ ऐसा हो गया है कोरोना का कहर कि हम उसके लिए कभी तैयार ही नहीं थे। एटलीस्ट हिंदुस्तान हॉस्पिटल के तरीके से कहो, दवाइयों की वजह से कहो, तैयार थे ही नहीं हम। तो जब तैयार नहीं थे, एकदम इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी में सिर्फ फायर फाइटिंग कोर्सेज होते हैं। फायर फाइटिंग कोर्सेज में हम सक्सेसफुल भी होते जा रहे हैं। वो सक्सेसफुल के बाद, क्योंकि सबसे पहले वहीं खाने की बातें थी, खाने के बाद फिर इक्विपमेंट की बातें थी, इक्विपमेंट के बाद दवाइयों की बातें हैं। जब तक हम दवाइयों तक पहुंचेंगे तब तक जो है हम इसी एक असमंजस में रहेंगे, ये लड़ाई कि अपनी जिंदगी को कैसे कंटिन्यू कर सकें। प्रदीप जी, आपको भी लगता है, पहले बता दूं कि सीमा गिल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, आपको भी लगता है कि इतना नेगेटिव होकर सोचने की जरूरत है, या ये सोचें कि एक बड़ा ख्वाब, एक बड़ा विजन रखा गया है, अगर इसमें सच में ट्रांसपेरेंसी के साथ उस आखिरी व्यक्ति तक जिसके लिए ये ख्वाब देखा गया है अगर पहुंच जाए, सिस्टम पहुंचा पाए, तो सच में ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। कई बार तजर्बे डराते हैं, तजर्बों से आदमी डरता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं पहले आई, दम तोड़ गई। यहाँ तक भी होता है हमारे यहाँ कि एक तो करप्शन की मार, एक सिस्टम, दोनों बराबर के दोषी हैं। वो दिन याद आते हैं कि देश का अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि 1 रुपए की राशि गरीबों तक 15 पैसे मुश्किल पहुंचती है, तो हमारे सिस्टम की चीज़ें, वो हमारा तजर्बा है कि हमारे सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि हम जब कुछ योजना बनाते हैं, सोचते हैं, तो पहले नेगेटिविटी आती है। हालांकि इन चीज़ों का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होना चाहिए। अगर आप आशावादी हैं तो हर चीज़ को उम्मीद से बांध के चलिए कि अच्छा होगा, और बहुत सारी योजनाएं कारगर भी सिद्ध होती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिस्टम में बहुत सारे हर तरह के लोग होते हैं। सिस्टम में वो लोग भी होते हैं जो इन छोटी योजनाओं को भी फेल करने में लगे होते हैं, या पूरे तन्मयता के साथ या पूरी जिम्मेवारी के साथ काम नहीं करते। और सिस्टम में वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि क्या होगा इससे। अब वक्त की मार देखो कि बड़ी बड़ी उम्मीदें रखने वाले लोग 2 जून की रोटी के लिए तरसने लगे। इसी कोरोना काल में हमने देखा कि लोग लाइन में खड़े होकर खाना ले रहे थे, तो वो वक्त भी देखा हमने। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आशावादी हूं। क्यों ना, अगर कोई चीज आई है तो क्यों ना उस पर भरोसा करके चलें, और क्यों ना उस रास्ते पे चले, शायद सफलता मिल जाए। ठीक है, ठीक है। शालिनी जी, आत्मनिर्भर भारत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आत्मनिर्भर गरीब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। 20 लाख करोड़ रुपए की राशि इन लोगों तक पहुंचाई जाएगी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या इतना ही आसान होगा ये कि सच में उस आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाए? लेकिन उसको साथ साथ क्या ये गाइडेंस भी नहीं देनी पड़ेगी, ये ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं देना पड़ेगा कि उसने मान लीजिए मधुमक्खी पालन तो कर लिया, शहद का उत्पादन भी कर लिया, लेकिन अगर बिका नहीं तो? गौरव, गौरव आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ गौरव, देखिए ये जो हालात हैं, ये बहुत ही, कोरोना वायरस जो है, इसका जो एपिडेमिक है, ये एक ऐसे वक्त पे आया है जब हमारी इकोनॉमी अपने ही कुछ ऐसे मुश्किलों से जूझ रही थी जिससे बाहर निकलना उसे मुश्किल लग रहा था।
जहां हम देख रहे थे कि डिमांड ही नहीं है, तो आप सप्लाई का क्या कर लेंगे। और कोरोना वायरस होने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद ये वाली सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है कि डिमांड और भी कम हो गई है। तो आप सप्लाई कितनी भी इंक्रीज कर लीजिए, सिर्फ सप्लाई एंड पे अगर आप करते हैं तो ये आप किस तरह से इसको संभालेंगे, ये बहुत मुश्किल चीज है। आप किसी को कह रहे हैं कि लोन ले लीजिए, आप बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, तो पहली चीज तो है कि लोन लेने के लिए गवर्नमेंट गारंटी ले रही है, वो बातें अलग हैं, लेकिन लोन लेके अगर आप सप्लाई जब नहीं है, जब डिमांड नहीं है, डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा खरीदने के लिए, तो उस माहौल में आप क्या करेंगे। आप कितना भी जनरेट कर लेंगे, लेकिन आपके जब आप, और दूसरी चीज ये है कि जो आपके जो एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस थे, यानी कि जो आपकी पूरा जो सिस्टम था, हर इकोनॉमी कोई एक बिजनेस पे नहीं चलती है, एक बिजनेस कई एंसिलरी इंडस्ट्रीज, कई दूसरे इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी इस वक्त, पहली चीज तो जो बात आप कह रहे हैं स्किल वाली, वो बहुत जरूरी हो जाती है कि किन लोगों को हम स्किल करने की बात करें, किन लोगों के हम बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। जितना आप लोन दे रहे हैं, जितना आप जिन लोगों को आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक्चुअली मार्केट क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो पहले कितना कर पा रहे थे, ये पैसा लेके भी आगे क्या उनके पास, उनको ये तरीके पता है कि किस तरह से वो इस दौर में, खास करके जब एक नॉर्मल बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो कारखाने चलाते हैं, उन लोगों को सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, तो आप नए एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। ये बहुत ही बड़ा टास्क है जिस तरह से आप कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, देखिए उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम सब उम्मीद पे बैठे हैं, हम चाहते हैं कि ये चीज सक्सेसफुल है। दूसरी चीज, जिस तरह से निर्मला जी ने बात कही, बात बिल्कुल सही है कि 1 रुपये में से 13 पैसे एक गरीब को मिलते हैं। अभी भी आप जो आत्मनिर्भर योजना की बात कर रहे हैं, उसके राशन के बारे में जो बात कर रही है सरकार, ये कहने वाली बातें होती हैं। जब आप लोगों से जमीनी स्तर पर बात करेंगे तो आपको पता चलता है कि जितना राशन उनके लिए मुहैया कराने के लिए कहा गया है, उतना उन तक नहीं पहुंच रहा है, और ये बीच में से ही साइफन ऑफ हो जा रहा है। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार तो ये दावा कर रही है कि उसने हरियाणा के बीपीएल कार्ड धारक या हरियाणा के का वो तबका जो गरीब है, जिसको जरूरत है, वहां तक पहुंचाया है, बल्कि डिस्ट्रेस कूपन के जरिए जिनके पास कोई आईडी नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और वो हरियाणा के नहीं भी हैं, फिर भी उनको पहुंचाया गया है। देखिए गौरव, मैं बहुत मानना चाहूंगी तहे दिल से कि ये बात बिल्कुल सच है, और लेकिन सरकार जितना दावा कर रही है, क्या सच्चाई वो पूरी है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जब आप लोगों से बात करते हैं, आप देख रहे हैं शहर के शहर खाली हो जा रहे हैं। क्यों खाली हो जा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि शहरों में, खासकर जब हम तो गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव की बात करिए, आप देखिए कि आम आदमी जो है, जो आम जनता है, वो लोगों में जा जाके, जो इस तरह के जो लेबर था हमारा, उसमें जा जाके उन्होंने खाना पहुंचाया है। पका हुआ खाना जो है वो लोग नहीं खाना चाह रहे हैं, उसकी जगह राशन कई जगह पे सप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद बंद हो जा रहा है। कई प्रॉब्लम्स हैं इस सिस्टम में, और वो चीजें सुधारनी बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि हमने इतना एलोकेट कर दिया और इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो सब तक पहुंच गया, तो ये एक बिल्कुल अपने आप को छलावे में रखने की बात है, मेरा मानना है। ये बहुत ही, आपने जिस तरह से नोडल ऑफिसर्स अपने स्पेसिफाई किए हैं, वो नोडल ऑफिसर्स को किस तरह से आप एक्टिवेट करेंगे। देखिए इतना बड़ा चैलेंज है इस वक्त कि अगर आप इसमें कॉमन सिटीजन को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, मेरा मानना है, आप एक नई लाइन नहीं बनाएंगे, एक नया नेटवर्क नहीं क्रिएट करेंगे, तो आपके जितने प्रोग्राम्स हैं उनको सफल होने में, खास करके जो फूड के जो प्रोग्राम्स हैं, खाने के जो प्रोग्राम्स हैं, उनको सफल करने में बहुत दिक्कतें आएंगी आपको। ठीक है सीमा जी, डिस्ट्रेस कूपन, आम लोगों तक खाना, गरीब तबके तक, ये आत्मनिर्भरता वाला 20 करोड़ जो है, उससे पहले की ज्यादा जरूरत यही है कि पहले कम से कम खाना मिलता रहे, उसके बाद उनका दिमाग चल पाएगा कि हाँ सरकार ये कह रही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, तो उसमें से मैं क्या चूज कर सकता हूँ। देखिए गौरव, जिस तरह की परिस्थितियां डेवलप हुई हैं, उसके बाद नो डाउट सबसे पहले जो जरूरत है वो आदमी की भूख का इलाज करना है, क्योंकि आदमी अगर भूखा है तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जो
इमीडिएट रिलीफ जो देना जरूरी है वो ये है कि हर आदमी के लिए सरकार की तरफ से इस तरह की कोई व्यवस्था हो कि ये सुनिश्चित करे कि उसको भोजन मिलेगा। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि भोजन मिल गया है तो फिर उसके बाद, क्योंकि भोजन देना एक टेम्परेरी व्यवस्था है, उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप किस तरीके से ये आप भरोसा देंगे कि ये जो आपका वेंटिलेटर वाली पोजीशन है ये जब हटेगी तो वो फिर आपस अपनी ऑक्सीजन पे आएगा, मतलब उसके पास अपना काम होगा, वो जिस तरीके से पहले कमाता था वैसे ही कमाएगा। ये दोनों चीजों को बैलेंस करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक जो भी मैं देख पा रही हूँ उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि हरियाणा सरकार की नहीं बल्कि तमाम राज्य की सरकारों की ये नीयत मुझे ऐसी लगती है कि जहां पर नंबर्स का गेम ज्यादा हो गया, दिखावे की बातें ज्यादा हो गई और एक्चुअली धरातल पे क्या हो रहा है, कितना लोगों तक पहुंच पा रहा है, कितने लोग उससे बेनिफिट ले पा रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा मतलब सरकारों का नहीं रहा है। ये सबसे जो परिस्थिति है ये निराशजनक है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे रोग हैं जिनके लिए आपको वेंटिलेटर पे जाने के साथ साथ उनके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस की ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था जिस तरीके से हो गई है उसके बाद वैसे ही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे सरकारों को देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप सिर्फ फौरी तौर पर मदद देते रहेंगे और लॉन्ग टर्म के जो गोल हैं उस पर आप फोकस नहीं करेंगे, उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आप बोल देंगे और अनाउंस कर देंगे और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। जैसा मैं भी शालिनी जी को सुन पा रही थी कि वो बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप आपके नोडल ऑफिसर लेवल तक जब तक ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि उनको मिल रहा है, क्योंकि भोजन बना हुआ पका हुआ भोजन देना एक टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये एक दिन की तो लड़ाई नहीं ना, कोरोना से हम सब मांग रहे हैं कि ये अब हो सकता है हमें कोरोना के साथ जीना पड़े। जब आपको कोरोना के साथ जीना है तो आपकी होनी चाहिए जो ऑटोमेटिकली काम करे। आपकी अभी लग रहा है सारे दृष्टि से जनता के ऊपर दया कर रही है, तो इसलिए तो ये कहती है ये आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं। सरकारें अगर मजदूरों को, गरीबों को भोजन दे रही है या आप पैसे दे रहे हैं, उनका वो हक है। एक सिविलियंस, एक सिटीजन को जो अधिकार उसका संविधान देता है तो सुनिश्चित कर दीजिए। वो तरीके इस तरह के होने चाहिए कि आप उसमें आपको किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़े, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करे। और वहां पर जहां पर भी ऐसे लगे कि वो सिस्टम क्रैक हो रहा है की वजह से क्रैक हो रहा है, आप उसको पुनिश कीजिए। ये सिस्टम अगर आपने नहीं बनाया तो मुझे लगता है कि सारी जितने भी आपके अनाउंसमेंट है सब बेकार होने वाले हैं। ठीक है, मतलब सिस्टम को दुरुस्त करने की बात आप कह रही हैं। बिल्कुल, सिस्टम में एग्जीक्यूशन पार्ट है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, और मुझे लगता है कि उस पर सरकार कहीं ना कहीं अभी वीक है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो हमारा दुरुस्त हो। ठीक है सोमवीर जी, हरियाणा की सरकार कह रही है कि जिसको छोटा मोटा धंधा करना है उसके लिए 15,000 की राशि 2% ब्याज पर बैंकों के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। 4% है जिसमें से 2% सरकार पे करेगी, 2% उनको पे करना है। 15,000 रुपए अगर मिल जाता है तो किस तरह का रोजगार आपको लगता है कि शुरू किया जा सकता है, और ये कितना सहायक होगा इस वक्त जब ज्यादातर लोग, खासतौर से वो जो मजदूरी करते थे, रोज कमाते रोज खाते थे, उनके नौकरी धंधे छूट गए हैं। जी सोमवीर जी, आप ही से पूछा। हाँ जी गौरव जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आज आत्मनिर्भरता का जो शब्द है ना, आत्मनिर्भर, ये वैसे कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए, लगता है फोन आ गया है, इसलिए वीडियो कॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। नरूला जी, 15,000 गरीब आदमी के लिए फिलहाल ऐसे वक्त में जब ज्यादातर लोग नौकरी धंधे उनके छूट गए हैं, कितना कारगर होगा ये? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये चीजें आज के संदर्भ में कोई मायने नहीं रखती 15,000, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, ना मार्केट है, ना बाजार खुले हैं, ना कोई सिचुएशन ऐसी है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं गौरव कि वो कामगार जो हाथ से काम करते हैं, उनको औजार खरीदने के लिए, उनको अपने काम को स्टार्ट करने के लिए
15,000 की राशि उनके काम में सहायक सिद्ध हो सकती है। पूरी तरह से कोई इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता 15,000 में। आप ये सोचे कि वो कोई इंटरप्रेन्योर बन रहा है या उसमें कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो छोटा मोटा काम, जो बढ़ई का काम करते हैं, जो जूते का काम करते हैं, वो छोटे छोटे कामगार जो हाथ से दस्तकारी का काम करते हैं, उनके लिए अपने काम को बढ़ावा देने के लिए बजाय वो जाके किसी फैक्ट्री में वो काम करें, वो अपने काम, क्योंकि आज जो फैक्ट्रियों की और जो एसएमईज की या बड़ी इंडस्ट्रीज की जो हालत है वो सबके सामने है। क्योंकि अब जब डिमांड नहीं है तो वो छोटे मोटे काम, ऐसा नहीं है डिमांड बड़े पैमाने पे नहीं है, घर के ये छोटे मोटे काम या कुछ दस्तकारों के काम वो आज भी लोग ढूंढते हैं। आज भी लोग प्लम्बर को ढूंढते हैं। लॉकडाउन में भी प्लम्बर ढूंढ रहे थे, किसके नलके खराब नहीं होते, किसके पाइप लीकेज नहीं होती, या किसके दरवाजे पे काट छाट नहीं होती, या किसके जूतों को पॉलिश नहीं करानी। अब हम 2 महीने हम देखे सैलून के लिए आप मारे फिरते रहे। तो वो दस्तकार लोग जिनके लिए ये 15,000 बहुत बड़े सहायक, अगर ईमानदारी से कोई योजना को कार्य रूप दिया जाए, ईमानदारी से इस प्रोसेस में आगे बढ़ा जाए, और वाकई वो लोग जो बेरोजगार हो गए हैं इस कोरोना काल में, उनके लिए बहुत बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं कि उन्हें कहीं और जाके हाथ ना फैलाना पड़े। ये बिना गारंटी के लोन है 15,000 का। जो 15,000 का जो लोन है उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। आपको फॉर्म भरना है, आपको ये बताना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये चीज खरीदने के लिए ये पैसे चाहिए और मैं यहाँ ये काम, घर से काम शुरू करना चाहता हूँ। तो वो योजना अगर 15,000 रुपये, अब ये बाद की बातें हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें इनका कोई इन योजनाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ना तो बाहर अभी सिचुएशन ऐसी है, ना बायर है। और रही बात बाइंग कैपेसिटी की, कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूर या वो जो सुबह कमाते थे शाम को खाते थे, उनको छोड़कर जो मीडियम क्लास फैमिली है या जो उससे बड़ी है, किसने खाना बंद कर दिया, किसके घर की छोटी मोटी जरूरतें पकवाने और ज्यादा बन लग गए। हाँ, तो भी ये चीजें कभी खत्म नहीं होती। जो रोजमर्रा की चीजें हैं ये कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज है, बड़े लेवल पे बाइंग कैपेसिटी, मतलब चलिए 4 व्हीलर नहीं खरीद रहे, 2 व्हीलर नहीं खरीद रहे, वो बाइंग कैपेसिटी वो उस मजदूर की थी भी नहीं। लेकिन शराब के ठेके खुले तो बाइंग कैपेसिटी कहाँ कम है? कोई किसी को हालत ही नहीं थी, लोग पेटियां उठा के ले जा रहे थे, उनको लग ही नहीं रहा था कि इनके पास पैसे की कोई कमी है। वो लाइनों में खड़े पेटियां उठा के ले जा रहे थे और खुश हो रहे थे, मुझे 10 मिल गई, मुझे 12 मिल गई। और लोग कह रहे हैं बाइंग कैपेसिटी। अब आप बाइंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं, बाइंग कैपेसिटी की बात और बता दूं, कोरोना काल के लॉकडाउन में मैंने कुछ दुकानों पे घर की रोजमर्रा की सामान खरीदने के लिए कोशिश की। आधी से ज्यादा दुकानों पे लोग कट्टे और थैलियां भर के ले गए, सामान नहीं था। आप बाइंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये भी चर्चा करेंगे कि क्या ये 15,000 की मदद इस वक्त बहुत बड़ी राहत दे सकता है, बशर्ते ये कि रेडी लगाने वालों के पास बायर्स यानी कि खरीदार आने लग जाएं। अगर 15,000 मिल रहा है और आप रेडी ही लगाते हैं, किस चीज की रेडी लगाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास ग्राहक आए ये सुनिश्चित करना भी क्या बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने कहा था कि ये 15,000 रुपए वाली स्कीम जो है ये कितनी कारगर होगी, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले बाइंग कैपेसिटी की बात हो रही थी और शराब की बात हुई तो योगेश जी बहुत मुस्कुरा रहे थे। योगेश जी आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? मैं मानता हूँ कि लोग शराब खरीदने के लिए एकदम चले गए थे, लेकिन आप लोग ब्रांड पे नहीं गए। जो 100 पाइपर पीता था वो वहां से कहां पहुंच गया बेचारा, क्योंकि डबल रेट उनके डबल हो गए। आप फिर शराबियों का दर्द बता रहे हैं। मैं शराबियों का दर्द नहीं बता रहा, मैं बाइंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। बाइंग कैपेसिटी वही है। योगेश जी, हमारी डिक्शनरी में शराब का मतलब शराब होता है। मैंने मान लिया, कोई भी मैं मानता हूँ। वो क्या होती है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। शराब का मतलब शराब होता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ
कि जो अब मैं उस मतलब वो तो एक चुटकुले वाली बात होगी, बोले जी तेल के रेट बढ़ गए, बोले सानू की हम तो पहले भी 100 का डलवाते थे, आज भी 100 का डलवाएंगे। तो वो बात होगी। अब बाइंग कैपेसिटी की मैं बात ही कर रहा हूँ। देखो मैं ये मानता हूं कि मिडिल क्लास वगैरह ने इसमें परेशान नहीं हुए, जो अपने अपने घरों में थे, या अपर क्लास भी परेशान नहीं हुई, बल्कि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने और नए एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। लेकिन जो 80-70 करोड़ की आबादी और है, जो इस देश का मूलभूत सुविधा 15,000 चाहती है, जो आप बात कर रहे हैं। दरअसल प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ हम मिडिल क्लास किसको कहें, वो मिडिल क्लास में भी कई लेयर्स हैं, जिसमें जो मान लीजिए किराए पे लेके दुकान चला रहा है और उसकी दुकान बंद है, उसको किराया लग रहा है, हाँ वो भी मिडिल क्लास में ही है सर। एग्जैक्टली अभी मिडिल लेकिन क्लास उसकी तो फजीयत हो गई ना। मैं कह रहा हूं वो और ज्यादा परेशान होंगे। उधर से केजरीवाल ने और मोदी जी ने कह दिया जी आप 3 महीने की किस्तें मत जमा करो, उनके पास नोटिस आ गए कि जी 3 महीने की आपने नहीं की तो ब्याज समेत आपको बाद में देना पड़ेगा। तो क्या माफ हुआ? कोई माफी नहीं हुई। वो तो ऐसी माफियां ये फजूल की चीजें हैं। और ठीक है, वापस आते हैं 15,000 पे आते हैं। हम सोमवीर आर्य जी से पूछ रहे थे, आपकी ऑडियो चली गई थी सोमवीर जी। 15,000 रुपए अगर इस वक्त सरकार दे रही है सिर्फ 2% ब्याज पर, क्या ये छोटा काम शुरू करने के लिए बहुत कारगर योजना होगी? देखिए गौरव जी, ये सराहनीय कदम है और मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इस 15,000 से हम कोई समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन ये एक सकारात्मक कदम है, एक पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब तक आप इस क्लास को जो 15,000 रुपए 50,000 रुपए या इस तरह का जो इसको लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए, वो क्लास जब तक स्टैंड नहीं करेगी तब तक दूसरी जो क्लास है उनकी भी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। जैसे एक रेडी वाला है, उसको अगर 15,000 रुपए देंगे तो वो कल एक अच्छा उसका स्ट्रक्चर करके करेगा तो उसके पास ग्राहक आएगा, चाय वाला भी आएगा, किराने वाला भी आएगा, रिक्शा वाले भी आएगा, रेडी वाले भी आएगा, ड्राइवर भी आएगा, हर तरह का व्यक्ति उसके पास आएगा तो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। वो उस पैसे को लेके कपड़े की दुकान पर जाएगा, कपड़ा खरीदेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि फिलहाल जो ये जो उदासी का वातावरण है कोरोना से, और जो स्टेट में फैला हुआ है, जो मजदूर है, जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब आदमी कह लीजिए उसको, उसमें जो ये एक तो ये काफी मरहम का काम करेगा, बशर्ते कि ये एक तो पारदर्शिता हो, ईमानदारी से हो, प्रशासन की इच्छा शक्ति हो कि प्रॉपर आदमी को दिया जाए, प्रॉपर वो जो यूज कर सके उसको प्रॉपर के लिए दिया जाए। ये इस तरह से लोन बांटना, हर आदमी को देना कि हमने इतना लोन बांट दिया, वो मिसयूज हो सकता है, होने के चांसेस है। तो इसमें एक तो पारदर्शिता जरूरी है और एक अच्छा कदम, और इससे काफी कुछ बढ़ने का वो है। तीसरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आत्मनिर्भरता जो वर्ड है ये बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भर होने के लिए गौरव जी बहुत लंबा स्केल चाहिए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए। 70 साल से सुनते आ रहे हैं हम कि आत्मनिर्भर करो, छोटे उद्योग लगाओ, शहरों से गांव की तरफ चलो, ये नारे हैं सिर्फ, ये सरकारों ने अब तक नारे लगाए। सर 4-5 दिन तक वित्त मंत्री आई, उन्होंने अलग अलग वर्गों के लिए इतना कुछ कहा, आपको अभी भी शक है? जी जी हाँ बिल्कुल, ये जो है ना, ये बता रहा हूं ना, जो आज के कंसेप्ट में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता की जो बात करें उसके लिए तो बहुत बड़ा चाहिए, बहुत लंबा टाइम चाहिएगा, लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, लंबा बजट चाहिएगा, तब जाके बनता है। 15,000 रुपए देने से स्वावलंबी नहीं बन पाता, इससे ठीक है अब काम चल जाएगा। निराशा का माहौल है, साल लगे, 6 महीने लगे, जैसे वैज्ञानिक बता रहे हैं, अपने कोरोना के साथ रहना है, तो इसके साथ साथ चलते चलते हम थोड़ा सा एक तरह से मरहम मिली है, ऑक्सीजन मिली है, ताकि लोग सकारात्मक आए, शालिनी जी बढ़े। पकौड़े की और चाय की रेडी तो लगा ही सकते हैं, ये अच्छा कर ठीक है जी हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना कि सोमवीर जी आऊंगा, शालिनी व्यक्ति ने जिसका पहले काम चल रहा है वो तो सोमवीर जी आऊंगा, शालिनी जी से पूछा, शालिनी जी। जी गौरव, देखिए इतने लोग जो हैं जिनको आप कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बना देंगे, एक शायद एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट, आप इन सबको एकदम ये सब 15,000 रुपए लेके अपना अपना काम शुरू करेंगे, इसमें कुछ बहुत सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि ये जो 15,000 आप दे रहे हैं अक्रॉस स्टेट्स दे रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में दे रहे हैं, नहीं ये हरियाणा की
अभी आप हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर रही हूँ, या चलिए आप हरियाणा की बात कर लीजिए। मैं बोल देता तो हूँ। पॉइंट है कि एक सेकंड मैडम, एक सेकंड मैं ये बता दूं, जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है शिशु योजना, ये योजना ऑलरेडी गवर्नमेंट की एक ऑल ओवर इंडिया योजना लागू है, जिसमें 15,000 देते रहे हैं। उसमें वो पैसा अब हरियाणा में देने की बात कर रहे हैं। अब हरियाणा में वो आसानी से मिलेगा। ठीक है, वो बात है। ठीक है शालिनी जी, 15,000 नई योजना नहीं है। तो 15,000 में आप क्या सबको क्या करवाएंगे? आप उनको फल की रेडियां लगवाएंगे, सब्जी की रेडियां लगवाएंगे? आप कह रहे हैं कि प्लम्बर बन जाएंगे लोग, आप कह रहे हैं कि दूसरे तरीके का काम कर लेंगे जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं। तो सबसे पहली चीज गौरव मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब हम इस तरह के प्रोग्राम लाते हैं, पॉलिसीज लाते हैं, देखिए जरूरी है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बेसिकली ये है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इकोनॉमी में इन लोगों को रिवाइव करने के लिए। लेकिन 15,000 रुपए जब आप इनको देंगे, अगर आपके फिर मैं उसी चीज पे आऊंगी, अगर आपके पास फूड क्राइसिस है, खाना नहीं है, वो 15,000 रुपए लेके वो आदमी क्या करेगा? आप ये बताइएगा। आपके शराब के ठेके खुल रहे हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि शराब की लाइनों पे देखिए लोग जिस तरह से जाते हैं, लगता नहीं कि इनके पास पैसे की कमी है। जिस तरह से हमने देखा, मैं एक पैरेलल दूंगी कि जब हरियाणा में या दूसरी जगहों पे जब जमीनें एक्वायर की गई लार्ज स्केल पे, और उन लोगों के पास पैसा आया जिनके पास पैसा कभी था नहीं, तो उन लोगों ने उस पैसे का दुरुपयोग ही किया, सदुपयोग नहीं किया। ये हमने देखा कि किस तरह से वो जो एक सोशल सपोर्ट जो होता है, जिसकी जरूरत होती है, कि वो उस पैसे को कैसे सही जगह पे लगाएं, सही तरीके से यूज करें, उस तरह की मदद भी सरकार को देनी बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसा देने से काम नहीं खत्म हो जाएगा। और कितने लोगों को आप इस तरह का एम्प्लॉयमेंट देंगे? क्योंकि जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ है लोगों का, वो कारखानों का भी एम्प्लॉयमेंट है जो खत्म हुआ है, वो घरों में काम करने वाले भी हैं जो एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ है, वो दूसरे तरीके के कई ऐसे एम्प्लॉयमेंट। नहीं शालिनी जी, तो क्या ये एक तरह से अगर आप देखें, एक मौका उनके लिए भी आजादी का नहीं है? जो 10,000 या 12,000 में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था, बहुत होता तो साल 2 साल में 200, 400, 500, 1,000 रुपए बढ़ जाते। अगर वो 15,000 में अपने पकौड़े की दुकान शुरू कर लेता है, चाय की दुकान शुरू कर लेता है, ढंग से चलाता है, तो वो आगे बढ़ सकता है। और पकौड़े और चाय की हिस्ट्री तो हम जानते हैं हिंदुस्तान में। गौरव, मैं बिल्कुल मानती हूँ। देखिए, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना, जहाँ हर किसी को अपना ज्यादातर लोग जो हैं वो स्वावलंबी हो सकें, तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन आप इस वक्त किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं सब सिर्फ चाय और पकौड़ों की दुकान खोलें? नहीं, वो तो एक एग्जाम्पल दिया। मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये दे रही है, इसके साथ शायद गवर्नमेंट को एक सपोर्टिव सोशल प्रोग्राम जो है कि कौन सी फील्ड है ऐसी कि जिसमें ये लोग ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब उंगली पकड़ के आगे चलाने के लिए भी जरूरत है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये 15,000 देके अगर आप इनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनको आप पैसा दे दीजिए, लेकिन उनको आगे पता नहीं है कि क्या करना है। ये एक बड़ी चुनौती है। ये बड़ी चुनौती है। सपोर्ट है कि आगे क्या करना है। मैं जो बता रही हूँ, जो स्किलिंग जिसकी आपने और मैंने पहले भी एक प्रोग्राम पे बात की थी, जब आपने कहा था कि स्किल इंडिया का प्रोग्राम जो है जोड़ना चाहिए इससे। सिर्फ पैसा देके मुझे नहीं लगता कि सरकार अपने जो उनके मंसूबे हैं उनमें सफल हो पाएगी। वो एम्स आप नहीं अचीव कर पाएंगे जब तक कि आप उन लोगों को दूसरे तरीके का भी एक सपोर्ट नहीं देते। ठीक है सीमा जी, तो क्या 15,000 दे रहे हैं, उसके साथ साथ सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी तरह की ट्रेनिंग दें हर गांव में। अब क्लस्टर्स की बात करते हैं हम, और मान लीजिए किसी इलाके में आप मुर्गी पालन को बढ़ावा देना चाहते हैं, किसी इलाके में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना चाहते हैं, किसी इलाके में मछली पालन को बढ़ावा देना चाहते हैं, कहीं फूलों की खेती, कहीं हर्ब्स की खेती बढ़ावा देना चाहते हैं, तो पहले ट्रेनिंग दे दीजिए। फिर 15,000 है, वो अगर चाहे तो उसमें क्या कर सकता है, या फिर वो 15,000 में चाहे तो गर्मी का सीजन है, दही खरीद के लस्सी बेचना शुरू कर दे, या पकौड़े बनाना शुरू कर दे, या कुछ और करना शुरू कर दे। रेडी लगा के नूडल्स आजकल बहुत बिकते हैं, फिलहाल नहीं बिक रहे हैं। गौरव, हम जो बात कर रहे हैं वो किसी
मतलब 10, 20, 50, 100 लोगों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो इतनी बड़ी जो आबादी है उन सबको इस परिस्थिति में किस तरीके से हेल्प हो, क्योंकि जो सारा प्रोविजन है वो कोरोना से इफेक्टेड लोगों की हेल्प करने का है। तो जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो भी अगर आप आज भी स्किल डेवलप करेंगे तो कम से कम 6 महीने तो चाहिए किसी भी व्यक्ति का स्किल डेवलप करने के लिए। अभी हम क्या कर सकते हैं, उससे जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए सरकारों की तरफ से उससे काम नहीं हो रहा है। जैसे कि आपके पास जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं उनके साथ में जिस तरीके से सरकार का तालमेल होना चाहिए कम्युनिकेशन का, वो उस तरीके का नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्केट में या ऑलरेडी जिस तरह की इंडस्ट्रीज आपके पास हैं जो डेवलप हैं उनको वापस कैसे रिवाइव किया जाए, इस पे काम होने की जरूरत है। किसान काम कर रहा है, उसने जो मेहनत करके फसल पैदा करी है उस फसल को किस तरीके से वो वाजिब दाम में बेच सके, उसको आप सुनिश्चित कीजिए। ये 15,000 रुपए जो बांटने वाला और ये दिखाने वाला जो प्रक्रिया जो पूरी तरीके से शुरू कर दी है सरकारों ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके टारगेट आपको पता होने चाहिए कि मेरे टारगेट क्या है, और टारगेट के बाद साथ साथ आप उस टाइम भी सुनिश्चित कीजिए कि हमको इतने टाइम में ये चीजें मुहैया करानी है, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। आज कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो आप उसको रोटी दीजिए, क्योंकि सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लाइक मेरे जैसा व्यक्ति जो महीने का कमाता है और अगर उसकी रोटी उसकी नौकरी चली गई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय, लोअर मध्यम वर्गीय है जिनकी नौकरियां चली गई हैं, तो उनको 15,000 से कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना ही वो उस प्रक्रिया का भी हिस्सा बन सकते हैं कि उनको दाल, आटा, चावल, दाल सब फ्री में मिलेंगे, क्योंकि उनके पास उस तरह के राशन कार्ड नहीं है। तो आप ये कैटेगराइज कीजिए, सबको एक तरीके से आप ट्रीट नहीं कर सकते। सरकारों को प्रॉपर तरीके से कैटेगरी बनानी चाहिए, उन कैटेगरी को किस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं उस पर काम करना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जिसको हम बता सके कि देखिए हमने ये कर दिया, हम नंबर्स पे जो खेल रहे हैं वो सब नहीं चाहिए। अभी सही नियत के साथ सही कदम उठाने की जरूरत है, और अगर सरकारें ये नहीं कर सकती हैं तो प्लीज आप ओपनली एक्सेप्ट कीजिए इसको। और आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, वो सरकार के साथ में आके काम करने के लिए तैयार हैं। आप खुले दिल से आके बोलिए तो सही कि आपके पास कुछ ऐसे तरीके नहीं है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से, जो एक होता है ना सबको एक साथ लेके चलने की जरूरत है आज पर। अगर आपके पास वो तरीके नहीं है तो आप ओपन कीजिए अपनी बाहों को। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, गरीबों के बारे में दिखाने की बजाय सच में काम करने की कोशिश कीजिए सही नियत के साथ। अब आखिरी 3-4 मिनट है मेरे पास। प्रदीप जी पहले आप बोलना चाहते हैं, आखिरी कमेंट। गौरव, पहले तो ये जो योजना है 15,000 वाली, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और कोई भी ले जाए कि आप लाइन लगा लो आपको 15,000 रुपए मिल रहे हैं। सबसे पहले तो इस योजना की मूल रूप ये है कि आपको कोई ना कोई स्किल या कोई ना कोई ऐसी काम शुरू करना है जो जिसको आपने वो एक कागज पे लिख के देना है कि मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, मैं प्लम्बर हूँ या मैं स्किल्ड हूँ, मैं बढ़ई का काम करता हूँ, मुझे कुछ औजार चाहिए। मुझे नॉन स्किल्ड लोगों को नहीं मिलेगा? नहीं, वो भी है, वो जो आप रेडी है ये भी स्किल्ड है। अच्छा। सब्जी बेचना भी आप ये नहीं है कि आप नॉन स्किल्ड में, ये भी एक कला है। एक सब्जी वाला सुबह से शाम तक पूरी रेडी खाली कर जाता है, एक सारा दिन घूमता रहता है। ठीक है, तो वो आप जल्दी से आपको ये बताना है कि हमने ये चीज शुरू करनी है, उसके प्रोत्साहन के लिए आपको ये 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइन लगा के आप सबको 15,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, इसलिए सबसे चाहूंगा आखिरी कमेंट, और इसमें अगर सुझाव आप दे सके तो बहुत अच्छा होगा। सोमवीर जी आपसे शुरू करूंगा, 30 सेकंड है। क्या सरकार के लिए सुझाव है, सरकार क्या कर सकती है और इस आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने के लिए? गौरव जी सबसे पहला सुझाव तो ये है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से जाए, जिस आदमी जो डिजर्व करता है उसी आदमी के बाद। दूसरा मैं एक कदम और कहना चाह रहा हूँ कि जो गांव में बच्चे हैं या बड़े गांव छोटे कस्बों में जो बच्चे हैं उनको भी अगर 15,000 की हेल्प देके उनको इंस्टिगेट किया जाए, उनको थोड़ा ट्रेन किया जाए, तो वो भी बढ़ई की, लोहे की, साइबर कैफे या इस तरह के ये जो लॉन्ड्री वगैरह है, तो इस तरह के अगर प्रोफेशन में उन बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा कदम होगा। और अगर उन बच्चों को इसमें रुचि आ गई तो बेरोजगारी भी खत्म होगी, उद्योग भी अच्छे आएंगे और हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, हमारे बच्चे आगे चल के और अच्छा करेंगे। ठीक है, ये मेरा सुझाव सरकार। शालिनी जी आप कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से वो समाप्त करके 30 सेकंड में
सजेशंस जल्दी। गौरव देखिए जो स्कीम सरकार ने चलाई है वो उसका इंटेंशन बेहद बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार जब तक, मैं फिर वही बात करूंगी कि इसके सोशल सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो नहीं डेवलप करेगी तो आप ये इमेजिन करिए कि आप लोन दे रहे हैं लोगों को, और जिस आदमी के पास कभी इतना पैसा ना रहा हो, वो 15,000 रुपए बिना डायरेक्शन के, बिना गाइडेंस के, अगर वो 15,000 रुपए ले लेता है, उस लोन के अंडर आ जाता है, लेकिन वो उस ना अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाता है, और कितने ऐसे लोग हैं जो इस लोन को भी ना चुकाने की कगार पे आके खड़े हो जाएंगे। उस वक्त आप क्या करेंगे? ठीक है, उस वक्त उन लोगों का क्या होगा? ये चीजें सरकारों को बहुत बहुत गहराई से सोचने की जरूरत होती है। ये कोई बहुत आसानी चीज नहीं है कि आपने पैसा लिया और बांट दिया। ठीक है, सीमा जी सजेशंस क्या है सरकार के लिए? मेरे हिसाब से देखिए गौरव, सरकार के पास एक बहुत अच्छा रास्ता है कि वो सरकार के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करे, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, कम्युनिकेट करे और सबको ये विश्वास दिलाए और सबसे विश्वास ले कि ये जो तो बिना किसी एक्स्ट्रा लाभ के सिर्फ अपने इस दुनिया को सरवाइव करने के लिए, हम परिवारों को सरवाइव करने के लिए हमको अपने बिजनेस को रन करना है। और अगर सरकार सही नियत के साथ सामने आती है तो मुझे लगता है कि समाज सेवी संस्थाएं, बिजनेस लॉबी, ग्राम पंचायत में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और आम आदमी, सब लोग मिलकर साथ में चल सकते हैं बस, लेकिन नियत एक दिखनी चाहिए सरकार की तरफ से। इंटेंट बहुत जरूरी है। योगेश जी, 1,000 रुपए का मिक्सर ग्राइंडर, 4,000 5,000 की रेडी अच्छी कवर्ड, 2,000 के फल, 1,000 का बर्फ वाला जो केस होता है वो ले ले, जूस की दुकान शुरू कर सकते हैं। शुक्र है पकौड़े से जूस पे तो 80% लोग अगर ये करेंगे तो पिएगा कौन? वो नहीं, मैंने एक और एग्जांपल दिया। आप कब से पकौड़े पे मुझे लगा कि आप कहीं, देखिए मेरे हिसाब से इस सरकार ने एक अपनी हेडलाइन गेन करनी थी, वो गेन कर ली है, नंबर 1। नंबर 2, ये स्कीम बिल्कुल नहीं है। 15,000 की एक अलग स्कीम थी, 1.5 लाख तक की। सर आज कम से कम बोल तो रहे हैं, मुखर तीनों बातें कर रहा हूँ, मैं तीनों बातें कर रहा हूँ जल्दी से। मतलब हेडलाइन ये गेन कर चुके हैं अपना, इनको मजा आ चुका है। ये एकदम 100% फेल एक स्कीम रहेगी। आप देख लेना, आप 3 महीने बाद बुलाना नए सिरे से, पता करना कितने लोगों ने 15,000 रुपए लिए हैं। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है और सरकार की कोशिशों को कामयाबी कितनी मिलेगी ये वक्त बताएगा। हालांकि इस वक्त पूरे देश को साथ देना होगा, तभी आत्मनिर्भरता के पहली सीढ़ी पर चढ़ने की हम सोच भी सकते हैं, क्योंकि ये राह आसान नहीं होगी। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका रखना होगा ख्याल, सरकार को भी, हमको भी, आपको भी, सिस्टम को भी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।